हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेरे लड़के की प्रेगनेंसी का 8वां महीना कैसा बीता था। यूजुअली प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शरीर में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या समस्याएं होती है, और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में ऐसी क्या क्या मान्यताएं और प्रिडिक्शंस मैच होती थी जो लोग करते हैं, और आप उससे ये सारी चीज़ें मैच करके देख सकते हो कि आपके प्रेगनेंसी से मैच होती है या नहीं, ताकि हमारे बेबी का जेंडर हम पता कर पाए कि लड़का है कि लड़की। और गाइज, इससे थोड़ी सी हमारे दिमाग में जो उलझनें चल रही होती है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली, वो थोड़ी कम हो जाए और थोड़े हम रिलैक्स्ड फील करें। क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि हमें लड़का होगा या हमें लड़की होगी, ये हमें पहले से ही पता हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरा लड़का है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बेबी का जेंडर जानना एकमात्र मकसद होता है हमारा, क्योंकि हमें अपने आगे की लाइफ उसी हिसाब से प्लान करनी होती है। हमारे बच्चे के कपड़े, उसका रूम का डेकोरेशन, टॉयज, जो भी चीज़ें होती है वो उसी हिसाब से हम प्लान कर पाए। इसीलिए हम बेबी का जेंडर जानना चाहते हैं, और आशा करती हूँ आप भी इसी उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस के वीडियोस देखती थी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बेबी को जेंडर को जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ये सभी के साथ होता है। इट्स टोटली नॉर्मल। गाइज, जब मैं 8वें महीने में चली गई थी अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो मुझे हर दिन ऐसा फील होता था कि आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी, आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया था। पेल्विक एरिया में, बैक में, मेरे थाइज़ में, मेरे एंकल में, इन सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मुझे बेड से नीचे उतरने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता था। धीरे धीरे किसी का सहारा लेके या फिर धीरे धीरे रेंग रेंग के मैं बेड पे से उतरती थी। जैसे जैसे हम 9वें महीने में बढ़ते हैं ये सारी चीज़ें और बढ़ जाती हैं। पेल्विक एरिया का पेन बहुत ज़्यादा होता था, और मुझे हमेशा ही यही लगता था कि शायद ये पेन डिलीवरी का है, शायद ये पेन डिलीवरी का है। बट हमारी पहली प्रेगनेंसी में हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि डिलीवरी का पेन एक्चुअली आता कैसे है, कैसा फील होता है उस टाइम पे। तो इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा फील होता था। मेरे पैर के तलवे में काफ़ी ज़्यादा जलन रहने लग गया था, और मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई थी, उसके कारण भी जलन रहता था। तो ये उस टाइम से स्टार्ट हो गया था, मतलब ये 5वें 6ठे महीने से ही शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होने लग गया। बेबी का मूवमेंट बहुत ही अच्छे से फील होने लग गया था। 8वें महीने में काफ़ी ज़्यादा मेरा बेबी हार्ड किक करता था। 2 बार मुझे पेन स्टार्ट हो गया था हार्ड मूवमेंट के कारण, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं उस पेन को कैसे बेयर करूं, कैसे संभालूं, क्या चीज़ करूं, डॉक्टर के पास जाऊं या पेन किलर लूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पैनिक कर गई थी। 8वें महीने में मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने लग गया था। मैं मेडिसिन ले रही थी सुबह में भी और शाम में भी, ताकि मेरा बीपी कंट्रोल हो पाए, बट वो कंट्रोल नहीं रहता था, हमेशा ही हाई साइड में ही रहता था। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम के कारण ही मुझे हाई बीपी होने लग गया था, रहने लग गया था, जिसका कोई इलाज नहीं था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं शांत रहूँ, मैं चीज़ें ना सोचूं, बट मैं हमेशा ही चिड़ी चिड़ी रहती थी, इरिटेटेड रहती थी। छोटी सी भी बात मुझे बड़ी लगती थी। मैं हमेशा आइसोलेटेड फील करती थी। वो मुझे, मेरे हस्बैंड से भी बहुत बार मेरा इस चीज़ के ऊपर बकझक हो जाता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी चीज़ों को कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रह रही थी, इतना पेन रह रहा था कि मुझे हमेशा ही लगता था कि आज मेरी डिलीवरी हो जाए, आज मेरी डिलीवरी हो जाए। इस तरीके का पेन मुझे हर रोज़ देखना पड़ रहा था। वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। वॉमिटिंग मुझे कभी फील नहीं हुई है। तीसरे चौथे महीने के बाद कभी वॉमिटिंग मुझे फील नहीं हुई है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जो ग्रीन वेजिटेबल मैं बहुत कम खा रही थी, वो भी मैं नॉर्मली खाना स्टार्ट कर चुकी थी। खाने में मुझे पराठे ही पसंद आ रहे थे, रोटी और चावल मुझे उतना पसंद नहीं था। यूजुअली मीठा कम खाती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था। और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे खट्टा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी या ये सारी चीज़ें। मुझे नॉर्मली जो मैं खाना खाती थी वो मुझे ठीक लगता था। बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे हर खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा चाहिए होता था। ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा मीठा खाऊंगी तभी जाके मेरा खाना जो है वो कंप्लीट होगा, कोई भी मील जब मैं लेती थी तब। लीनिया नाइग्रा जो लाइन थी वो कंप्लीट बन चुकी थी, बहुत ही डार्क कलर की दिखने लग गई थी, और बहुत ही चौड़ी बनी थी। जितना हमारा छोटा वाला फिंगर होता है उस तरीके की चौड़ी लाइन बनी थी। नाभि के पास थोड़ा सा टेढ़ा था,
और पूरी कंप्लीट लाइन ये बनी थी। और ऐसी मान्यता है कि जब हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट बन जाती है तो हमें लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी लाइन ये जो है वो कंप्लीट बनी है, इस तरह की बनी है, तो आपको भी लड़का होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये ऐसा लोग प्रिडिक्शन करते हैं। मूड स्विंग्स की भी जो प्रॉब्लम होती है गाइस, अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है आपके प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप ये समझ लें कि आपने लड़का ही कंसीव किया है, क्योंकि ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसी मान्यता है कि मूड स्विंग्स ज़्यादा लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। 8वें महीने में आते आते तक मेरा 18 केजी वज़न बढ़ चुका था। मैं टोटल 17 से 18 केजी इंक्रीज़ हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या मेरे लिए बन गई थी, क्योंकि ना मैं अच्छे से बैठ पाती थी, ना मैं अच्छे से उठ पाती थी। सीधा चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। और पेट का आकार जो था वो इस तरीके का था कि ऐसा लगता था कि कोई मटका आगे में निकल गया है। मतलब कई लोगों का होता है ना कि आगे की तरफ ऐसे कर्व टाइप का निकलता है, कुछ लोगों का होता है कि पीछे की तरफ निकलता है, चौड़े टाइप का। तो मेरा चौड़ा जैसा नहीं दिखता था, मेरा हमेशा मटके की तरह ही दिखता था। और ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर आपका पेट जो है वो आगे की तरफ ज़्यादा दिखता है तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा। मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटेरियर था, मतलब आगे की तरफ। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद इसी के कारण मेरा पेट ज़्यादा ही दिखता था, क्योंकि जो भी लोग मुझे देखते थे वो एक बार ज़रूर पूछते थे कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है क्या। तो इस तरीके का मेरा पेट का शेप और इस तरीके का मेरा साइज़ हो चुका था उस टाइम पे 8वें महीने में। तो ये काफ़ी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे बैक में इतना पेन रहता था ना कि पेन जो था वो एकदम जलन जैसा महसूस होता था। वो बहुत बड़ी समस्या थी। स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लग गई थी गाइस, और बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था। मेरे ब्रेस्ट के एरिया में, मेरे नेक के अराउंड, मेरे अंडर आर्म्स में, मेरे थाइज़ पे इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था कि नेक के अराउंड तो मुझे बबल्स आने लग गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ फील हो रहा है अपने हाथों में। तो ये मुझे लगता था कि ये बीमारी है, तो ये कभी ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मतलब पिगमेंटेशन है और ये चली जाएगी डिलीवरी के साथ। ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कभी। तो मैं कभी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए घबराती थी और उपाय भी बहुत ज़्यादा करती थी, घरेलू उपाय। मैंने तो ये भी सोचा था कि जब मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी तो मैं डॉक्टर से भी जाके मिलूँगी। हालाँकि प्रेगनेंसी जैसे ही मेरी ख़त्म हुई, मेरी डिलीवरी होने के 2 से 3 महीने बाद ही अपने अपने लाइट हो गया और अपने आप ही चला भी गया। तो इसके लिए आपको अगर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है तो लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये समझ लें आपके लड़का ही कंसीव किया। 8वें महीने में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी गाइज। एक दिन मेरे बेबी ने पूरा दिन मूवमेंट ही नहीं किया था, तो मैं पूरा दिन वेट कर रही थी कि अब करेगा, बट मूवमेंट ही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने के कारण तुम्हें मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तुम्हें कम से कम 2 से 3 घंटा लेट के अपने बेबी का मूवमेंट फील करना चाहिए। तो आप ये समझ लो कि अगर आपका 8वां महीना चल रहा है तो आपको 2 से 3 घंटा तो आराम ज़रूर करना ही चाहिए। ये नहीं कि खाना खा के तुरंत पड़ गए, लेकिन आपको खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद आपको आराम से रेस्ट करना चाहिए। आपके बेबी का मूवमेंट के ऊपर आपको ध्यान लगाना चाहिए, और मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मूवमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत ज़्यादा भी मूवमेंट हो रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए, और बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए, क्योंकि दोनों टाइम पे ही प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा अगर बच्चे को बेचैनी भी होती है तभी भी कई बार मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अदरवाइज़ इट्स टोटली नॉर्मल कि मूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि 8वें-9वें महीने में क्या होता है कि बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका होता है, तो बेबी थोड़ा कम मूवमेंट करता है कंपेयरिंग टू 7वां महीना, 6ठा महीना। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, अगर आपको कोई खतरा लग रहा है ऐसा। तो 8वें महीने में मैं एक्सरसाइजेज करने लग गई थी गाइज। आपको भी करना चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज करो ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैं बहुत ज़्यादा वॉकिंग करती थी, 5 से 6 किलोमीटर अपने घर में ही मैं वॉक करती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। लेकिन वॉकिंग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आपके प्रेगनेंसी पे इफेक्ट डालता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हो तो एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करो, कोई एक्सरसाइज करो या ना करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पुश करते हो तो आपको सांस लगती है, आप थकोगे नहीं अगर आपको पहले से ही प्रैक्टिस में अगर आप रहोगे तो इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमेशा करते हो तो आपको पुश करने में आसानी होगी। और वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि 1 पुश में, 2 पुश में, 3 पुश में बच्चे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको आधे घंटे तक, 1 घंटे तक ऐसे पुश करना
करना पड़ता है, तो इसलिए वो सारे जो फिल्मी चीज़ें हैं वो अपने दिमाग से निकाल दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करने के ऊपर थोड़ा मेहनत करें। गाइस, एक्सरसाइज भी आपको तब करना चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको टोटली सेफ बताया है कि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप कर सकते हो एक्सरसाइजेज, तभी आप करो। अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके डॉक्टर ने किसी भी तरीके से आपको बोला है आपकी प्रेगनेंसी रिस्क में है तो। 8वें महीने में मेरा एक बार स्कैन भी हुआ था गाइज, आपका भी हो सकता है कि एक स्कैन हो 8वें महीने में, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं ना कि बेबी का मतलब पोजीशन और साइज़ वगैरह चेक करने के लिए कि बेबी ने कॉर्ड वॉर्ड तो नहीं लगा लिया, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो हो सकता है कि आपकी डॉक्टर भी आपका एक स्कैन कराए। मेरा तो एक स्कैन हुआ था, एंटी स्कैन हुआ था, 1500 रुपीज़ उसके लिए मुझे चार्ज हुए थे और मैंने रांची में ही करवाया था। तो उसमें बेबी का वेट आई थिंक 2 kg 160 ग्राम का बच्चा हो चुका था उस टाइम पे, और मेरे बेबी का जो FHR था वो 159 था। प्लेसेंटा एंटीरियर था, यूजुअल जैसा रहता था हमेशा, क्योंकि कई बार लोगों के का प्लेसेंटा जो होता है वो चेंज हो जाता है बेबी के मूवमेंट के कारण। गाइस, यही सारी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रेगनेंसी से मैच करके देख सकते हो कि आपकी क्या क्या चीज़ें मेरे प्रेगनेंसी से मैच करती है, क्योंकि मेरे लड़के की प्रेगनेंसी है तो अगर ज़्यादा चीज़ें मैच करती है तो आपको भी लड़का होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका बीपी ना बढ़े, आपकी दिमाग में जो चल रही होती है ना उलझने, वो थोड़ी कम हो पाए और आप थोड़े रिलैक्स्ड फील करो, ना कि बेबी का जेंडर जानना। मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप चीज़ें मैच करके देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या क्या चीज़ें मेरे प्रेगनेंसी से मैच करती है। यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।